तो एक तरह से जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि किस प्रकार से एक जो आज हम बात करेंगे अमेरिका की जो आर्थिक कंडीशन थी और किस प्रकार से एक तरह से अमेरिका जो आर्थिक शक्ति रूप में उभरता है। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि जो कंडीशन 1783 के बाद से या फिर 1789 के बाद से 1783 में जब आज़ादी मिली और 89 में जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद से जो व्यवस्थाएं बनती हैं एक तरह से इसकी अमेरिका की, तो शुरुआत में लगता है कि मतलब कंडीशन फेवरेबल नहीं थी। उसके पीछे रीजन ये था कि जब हम इसकी बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की, तो औद्योगिक क्रांति में उस समय सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो देश था वो था इंग्लैंड। और इंग्लैंड जो फर्स्ट फेज था औद्योगिक क्रांति का सबसे अग्रणी देश था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश था। और इस समय औद्योगिक क्रांति का अर्थ यही था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जितनी जो पारंपरिक जो एक तरह से उद्योग होते हैं उनके स्थान पर। मगर जब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में ये एक तरह से फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका एक तरह से वो कहते हैं कि कच्चा माल प्रस्तुत करने वाला क्षेत्र जो था वैसा ही था, वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं लगवाई गई थी। हालांकि कुछ इंडस्ट्रीज लगी थी जो उत्तरी राज्यों में, मगर अधिकतर जो खासकर जो दक्षिण जो अमेरिका था वहां पर एक तरह से जो कृषि प्रधान क्षेत्र था उसकी बातें थी सारी, वो हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एक जो व्यवस्था बनती है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जब मशीनरी की डिमांड की गई अमेरिका से इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड से, तो उन्होंने मशीनरी और फिर किसी प्रकार की टेक्निकल एक्सपर्टाइज देने से मना कर दिया। और धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था बनती है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई जो इंग्लैंड नहीं चाहता है कि भाई अमेरिका का उस समय एक तरह से विस्तार हो या फिर वो आर्थिक उन्नति वहां, वो जाहिर सी बात है जो देश नया नया किसी की वो कहते हैं ना कि गुलामी से आजाद होता है तो वो कौन चाहेगा मतलब भाई जो कि हाँ ये चीज ठीक है। तो यही कारण था कि इंग्लैंड मना कर देता है। और फिर एक व्यक्ति था सैमुअल स्लेटर, जो उस समय लंदन में किसी फैक्ट्री में काम करता था। वो एक लेबर का वेश बनाता है और अमेरिका में जाता है, अमेरिका का व्यक्ति था ये, और वहां पर जाकर फिर वो अपनी जो एक्सपर्टाइज देना चाहता है। यानी अमेरिका में जो एक तरह से, क्योंकि जब आपको मशीनरी नहीं मिल पा रही है तो फिर आपको इनोवेट करनी पड़ेगी, और इनोवेट करनी है तो फिर धीरे धीरे आपको वो दिखाना पड़ेगा कि इस प्रकार से वैधानिक की व्यवस्था जो बनानी पड़ेगी धीरे धीरे। और वैसी व्यवस्था यहाँ पर सैमुअल स्लेटर के माध्यम से बनाने की कोशिश की जाती है। तो समस्या उसके सामने ये भी आती है कि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जो उसकी इस मामले में सहायता कर सके, तो ये भी बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। फिर उसको दो व्यक्ति मिलते हैं, ओजाइल विल्किंसन और उसका बेटा डेविड विल्किंसन। ये फिर एक तरह से मतलब उसकी सहायता करते हैं। और सर मैं बार बार हो रही हूँ, कोई बात नहीं बेटा, कई बार टेक्निकल दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग हम इसकी कर रहे हैं, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहां से भी सुन सकते हैं बाद में इसको। तो दूसरी बात यह आती कि जो एक तरह से जो विल्किंसन जो फैमिली थी, डेविड और उसका बाप ओजाइल विल्किंसन, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शुरुआती दौर में। एक तरह से जब अमेरिका की बात करते हैं, एक तरह से जो औद्योगिकीकरण का जो पहला दौर शुरू होता है उसमें बड़ी फैक्ट्रियां जो स्टैब्लिश करवाने में दोनों व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी बात फिर ये आती है कि जैसे अगर एक तरह से हम बात करें 1776 की बात करते हैं, तो 1776 में जब खासकर पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि जब आप किसी प्रकार से इकोनॉमिक पावर बनने जाते हो तो अगर पॉपुलेशन ही नहीं है तो नहीं बन पाओगे, या फिर आपको एक तरह से आपका साम्राज्यवाद होना चाहिए। अमेरिका नया नया देश आजाद हुआ है तो उसका साम्राज्यवाद का सवाल नहीं उठता है। तो फिर पॉपुलेशन एक महत्वपूर्ण विषय है। और पॉपुलेशन की जब हम बात करें
तो जो औद्योगिक क्रांति हुई है उसमें शहरों का बड़ा योगदान था, क्योंकि शहरों में ही बड़े बड़े उद्योग लगे, या फिर जिन क्षेत्रों पर बड़े बड़े उद्योग लगे वहां पे शहर स्थापित हुए। क्योंकि शहरों से फिर हमें फिर दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है, वो होती है कनेक्टिविटी, रोड की और रेलवे की। और फिर आपको ट्रेड की भी, यानी शिप, यानी जो समुद्री व्यापार है वो भी महत्वपूर्ण व्यवस्था, क्योंकि उसमें बड़े बड़े कार्गो एयरप्लेन होते नहीं थे कि आपका सामान को उठा करके दूसरे देश में ले जाएंगे, तो शिप, और शिप तक पहुंचने के लिए आपके पास रेलवे या रोड। तो ये तीनों ही सारी जो चीजें थी ये स्थापित नहीं थी एक तरह से महत्वपूर्ण तरीके से अमेरिका में उस समय पर। और जनसंख्या की बात करते हैं तो 95% जो जनसंख्या थी अमेरिका की वो गांव में रहती थी। और यही रीजन है कि जब हम 1776 की क्रांति की बात करते हैं तो 1776 में जब अंग्रेज आसानी से हार भी गए, या फिर ये भी दूसरी भी बात है कि जो स्पेन था या फिर फ्रांस था, इंग्लैंड था, इन्होंने अमेरिका की सहायता भी की, इस वजह से भी वो इंग्लैंड कमजोर पड़ा। मगर गांव में इंग्लैंड का, या फिर जो कंट्री साइड था, ये जो ग्रामीण इलाका था, वहां पर इंग्लैंड का कोई भी प्रभुत्व नहीं था। उसके पीछे रीजन सबसे बड़ा यही था कि उसके लिए मैन पावर चाहिए, और अंग्रेज बस छोटा सा देश था उस समय, और जो छोटे से देश के लोग चारों दिशाओं में घूम रहे थे, कभी कोई अमेरिका जा रहा है, कभी अफ्रीका में है, कभी एशिया में है, कभी भारत, चीन वगैरह कहीं कहीं घूम रहे थे। तो सारे लोग अमेरिका जाके बैठ जाएं तो वो पॉसिबल नहीं था उनके लिए। तो कहने का भाव ये है कि मतलब उस समय जो पॉपुलेशन थी वो ग्रामीण थी, और वो तरह से कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से आजादी के बाद वो लोग धीरे धीरे, जब तक वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब भाई आधुनिक तब बनेंगे जब शहरों का निर्माण होगा। तो पॉपुलेशन इंक्रीज करनी आवश्यकता थी, और वो माइग्रेशन करना जरूरी था। तो वो चीज भी हमें एक तरह से धीरे धीरे पखवाड़े के रूप में मिलती है, यानी 1850 तक कितनी है, फिर 50 से फिर 60, क्योंकि कोल्ड वॉर का जो पीरियड था उस समय एक तरह से बहुत बड़ा सेटबैक लगता है जो अमेरिकन इकोनॉमी थी। और जैसे हम कल बात भी कर रहे थे कि जो खासकर 1864 तक, जब तक ये एक तरह से जो व्यवस्था थी समाप्त नहीं होती है सिविल वॉर की, तो उस समय पर यानी 1860-64 के बीच में जो एक तरह से उस समय तक हमें देखते हैं कि जो सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी बात नहीं मानी जा रही थी, खासकर दक्षिण राज्यों में। क्योंकि एक जो महत्वपूर्ण जो बड़ी समस्या थी दासों की जो स्थिति, या दास जो स्लेवरी कंडीशन ऑफ स्लेव्स, वो एक बहुत बड़ा वो कहते हैं ना कि जल विभाजक था एक तरह से उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच में। और उसकी वजह से जितनी भी नीतियां बनी, उत्तर के जो राज्य थे एक तरह से, जहां पे एक तरह से उनका पूरा एक तरह से वो कंट्रोल रहता था वाशिंगटन के ऊपर, और वो लोग उद्योगों के लिए वो एक तरह से बनाते थे नीतियां, मगर जो दक्षिण के राज्य थे वो उनका विरोध करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि एक तरह से हम जिसकी बात करते हैं ना कि वो विकास के, वो उनका विकास अलग प्रकार का, यानी कृषि प्रधान विकास होना चाहिए। उत्तरी जो राज्य है वहां का विकास एक औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। तो एक तरह से वो कहते हैं ना कि आपसी खींचतान रहती है, और आपसी खींचतान जब रहती है तो सबसे बड़ी समस्या यही रहती है। तो जो सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो यही रहती है कि भाई एक जो, अगर हम बात करें उसकी, यानी तालमेल नहीं बन पा रहा था, और वो बड़ी समस्या थी एक तरह से। खासकर फिर भी हम ये देखते हैं कि जो 1840 के आसपास का जो दशक आता है, यानी जो 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है, वहां पर कुछ शहरों का एक तरह से उदय होना शुरू हो जाता है, जनसंख्या शहरों की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है इन कंपैरिजन टू 1776। और फिर धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि जो शुगर केन और कॉटन जो था ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस समय के विकास की। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो उद्योगों का विकास भी एक तरह से हो रहा था, और फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था वो भी हो रहा था। और फिर रोड्स और कैनाल्स का निर्माण किया गया, रेल का निर्माण किया गया,
और हम देखते हैं कि जब बैंकिंग की जब हम बात करते हैं, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था होती है वो बैंकिंग की होती है। तो 1791 में पहला बैंक बना अमेरिका में, मगर ये 1811 तक चला, फिर ये फ्लॉप हो गया एक तरह से। उसके बाद फिर दूसरा जो बैंक बना 1816 में, वो फिर 1836 तक चला। एक तरह से धीरे धीरे जो बैंक बन रहे थे एक तरह से प्राइवेट सेक्टर से निकल के आ रहे थे। और फिर एक तरह से हम जैसे आज भी हम देखते हैं ना कि फेडरल बैंक तो है वहां पे, मगर फिर भी जो दूसरे बैंक है उन बैंकों का अपना अस्तित्व है। और एक तरह से कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी अनुमति लेकर ही दूसरा बैंक खुलता है। और फिर एक तरह से कितनी करेंसी रखनी है, कितना नकद, कितना कैश, कितना क्या लोन देने हैं, सारा रेगुलेट करता है आरबीआई। मगर वहां पे ऐसी व्यवस्था नहीं। सेंट्रल बैंक तो है, मगर फेडरल बैंक तो है, मगर उसके साथ साथ जो बहुत सारे प्राइवेट बैंक थे जिनका स्टेट्स गवर्नमेंट का या फिर गवर्नमेंट का उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता था, तो वो चीज रहती है। और इसी तरह से बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां भी वहां पे खुल जाती हैं। और जब हम धीरे धीरे बात करते हैं, जब अमेरिका के इतिहास की हम बात करते हैं, खासकर आर्थिक इतिहास की, तो विकास भी होता है मगर बहुत ज्यादा सेटबैक भी वहां पे है, डिप्रेशन भी बहुत आते हैं। डिप्रेशन का अर्थ होता है कि मतलब जब अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है तो वो भी बहुत बड़े आते हैं। और जो सबसे बड़ा डिप्रेशन जो आया 1929 में आया, और उसको कहते हैं कि बहुत बड़ा एक तरह से उसने दिखा दिया कि औद्योगिक क्रांति कितनी असफल रही है एक तरह से। तो वो उसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एक तरह से हम बात करते हैं, जो डिप्रेशन आया जिसे हम पैनिक बोलते हैं, पैनिक ऑफ 1818, 1818 में पहला जो एक तरह से डिप्रेशन आया उसकी हम बात करते हैं। और फिर उसमें हम ये कहते हैं कि लगभग वो कहते हैं ना कि 1830 तक चलता है ये। 1830 के बाद 1837, ठीक, कितनी देर वेट कर सकता है? मेरे 10 मिनट तो मुझे लगेगा। इस पर जब तक बैठ जाए तब तक बैठ जाए। तो 1830 तक ये चलता है। और उसके बाद फिर दूसरा जो डिप्रेशन था या फिर पैनिक था वो 1837 में शुरू हो जाता है। और इसमें जो मूल्य थे वो लगभग 33% गिर जाते हैं। ये जो डिप्रेशन आ रहे हैं ये बैंकों की और फिर जो एक तरह से औद्योगिक प्रक्रियाएं थी उनके बीच में तालमेल न होने की वजह से, और फिर दूसरा जो फिर हम कह सकते हैं कि जो लोगों के द्वारा उतना सहयोग न दिखाने की वजह से भी ये चीजें आती हैं। और फिर 1833 तक 43 तक हम बात करते हैं कि फिर हालांकि ग्रोथ भी बढ़ती जाती है और लगभग 16% जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी वो भी बढ़ता है। 1843 तक वो बढ़कर 16% हो जाता है। और 1850 के बाद हम कह सकते हैं कि भाई हालात बदलते हैं, और आधार बदलने की जो सबसे बड़ी जो कंडीशन हम देखते हैं वो है सिविल वॉर। सिविल वॉर में हालांकि बहुत बड़ा डेब्ट यानी कर्ज अमेरिका के ऊपर हो जाता है। युद्ध को फाइनेंस करने में, हथियार खरीदने में, बनाने में बहुत सारी चीजें उसको कंट्रोल करनी पड़ती है। और युद्ध की वजह से व्यापार के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए भी उनको एक तरह से बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। मगर उत्तरी जो राज्य थे वो इस चीज को आसानी से उबार पाते हैं, मगर दक्षिण के जो राज्य थे उनकी जो एक तरह से हथियार डालने की जो कंडीशन बनी उसकी वजह सबसे बड़ा रीजन भी यही था कि वो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। क्योंकि जब कृषि आधारित कोई इकोनॉमी होती है तो लंबे समय के युद्ध के लिए तैयार नहीं होती है। तो वही चीज, और फिर दूसरी जो तटीय क्षेत्रों पर जो नाकेबंदी कर दी गई थी उत्तरी राज्यों के द्वारा, उसकी वजह से इंग्लैंड का उसमें उनको कुछ सहयोग नहीं मिल पाया। तो वो भी चीजें देखने को मिलती है। और फिर एक तरह से हम बात करते हैं, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि भाई जब 1864 में जब फाइनली सारा कुछ समाप्त हो गया सिविल वॉर, तो एक तरह से नए अमेरिका का उदय होता है और बहुत शक्तिशाली अमेरिका का उदय होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो बात थी इसमें जो उदय की में वो था कि दक्षिण के जो राज्य थे उनका एक तरह से कोई उपमान नहीं किया गया।
उनको एक तरह से बराबरी के स्तर पर साथ मिलाया गया, ताकि क्योंकि जब अब्राहम लिंकन की हम बात करते हैं तो वो भी कहता है कि मतलब संघ से ऊपर कुछ नहीं। अगर वो दास्ता छोड़ने की बात करता है तो उसको भी छोड़ने की बात करता है, मगर वो संघ मजबूत यानी अमेरिका रहे वो महत्वपूर्ण पहले, उसके बाद दूसरी कंडीशन देखी जाएगी। तो वो चीज वहां पर हमें देखने को मिलती है। मगर फाइनली जब 1864 के बाद फिर एक तरह से दासप्रथा समाप्त हो जाती है औद्योगिक औद्योगिक वो कह रहे हैं औपचारिक तौर पे, तो अमेरिका का जो इतिहास है वो एक नए तरीके से सामने आता है और फिर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना शुरू करता है। खासकर जब हम बात करते हैं फिर रेलवे, रोड्स, स्टीम बोट वगैरह का बहुत विस्तार होता है, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी बहुत सारा होता है। थॉमस एडिशन, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है इलेक्ट्रिफिकेशन में। एसी मोटर आ जाती हैं जिसकी वजह से मतलब कह सकते हैं जो जो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि जो फैक्ट्रियों को बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं। और फिर दूसरा टेलीग्राफ का आविष्कार हो जाता है जिसकी वजह से मतलब तकनीक का उपयोग उद्योगों में होने लग जाता है। और फिर जैसे हम जब आयरन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो 1840 तक लकड़ी का इस्तेमाल होता था वो एक तरह से मेटल को गलाने में, और अब कोयले का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, फिर चारकोल का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो फिर बहुत सारे मतलब हम कहते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग का एक तरह से अमेरिका हब बन जाता है। और फिर जब हम बात करते हैं आगे चलकर तो अर्बनाइजेशन के ऊपर 1860 में लगभग 16% अर्बनाइजेशन था, 1776 में 5% था, 1866 में 16% है, जो आगे चलकर बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ता है। जो जितनी भी जो 5 नदियां थी अमेरिका की उनके आसपास नगरों की स्थापना होती है और एक तरह से अमेरिका बहुत तेज गति से एक तरह से औद्योगिक शक्ति के रूप में सामने बढ़ता है। मगर इसी बीच हमें एक और पैनिक दिखाई पड़ता है जो हालांकि 1857 में शुरू हो जाता है, और खासकर जो ओहियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी वो ढलान से नीचे गिर जाती है एक तरह से। और उसका फिर एक तरह से हम कहते हैं कि मतलब जैसे जैसे एक तरह से वो सिविल वार हुआ, हालांकि चीजें रिकवर होने में टाइम लगता है। और फिर हम बात करते हैं कि भाई जिस तरह से सिविल वार के बाद जो नेशनल बैंक्स थे, यहाँ पे फेडरल बैंक की बात नहीं हो रही है, जो दूसरे राज्यों में स्थापित बैंक थे उनकी बात हो रही है। उन्होंने लगभग 207 मिलियन डॉलर की करेंसी जारी की जिसके पीछे सपोर्ट थी सिल्वर और चांदी की, सॉरी सोना और चांदी के, जिसके पीछे यानी मेटल थे उनके पास इतने। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि इतनी ज्यादा करेंसी जारी करने से एक तरह से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मगर उस समय लोगों के पास पैसा भी होना आवश्यक था। तो एक तरह से ये चीज भी अमेरिका के लोग झेल पाते हैं, एक तरह से समस्या उनको नहीं आती इसमें इतनी ज्यादा। और फिर जब हम 19th सेंचुरी की जो लास्ट डिकेड की बात करते हैं 1880-90 से लेकर 1900 के बीच की, तो स्टील इंडस्ट्री एक लीडिंग इंडस्ट्री बन के सामने आती है। और इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि अमेरिका अब उस कैटेगरी में जाना शुरू कर देता है जहां पर वो एक तरह से हम कहते हैं कि आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना शुरू हो जाता है, खासकर 1890 के बाद से। और फिर धीरे धीरे जब हम बात करते हैं और एक तरह से उसके साथ साथ फिर ऑयल मिनरल माइनिंग, इसमें इस क्षेत्र में जॉन डी रॉकफेलर वो मास्टर प्लान तैयार करता है। एक तरह से इस इंडस्ट्री का उत्थान करने वाला जॉन रॉकफेलर था जो एक तरह से सारी चीजों को व्यवस्थित करता है या फिर एक तरह से मास्टर प्लान तैयार करता है। उसी बीच फिर हम ये कह सकते हैं कि 1873 में भी ग्रेट पैनिक आता है और फिर 1893 में भी आर्थिक नुकसान होता है, मगर उनसे भी निकल के अमेरिका आगे बढ़ता है। और खासकर जो 1893 का था उसमें जो वीट और कॉटन जो फार्मर थे वो सबसे ज्यादा उससे प्रभावित होते हैं। एक तरह से फिर लेबर यूनियन भी बनती है 1869 में, नाइट्स ऑफ लेबर, ये पहली यूनियन थी अमेरिका की, और एक तरह से लेबर मूवमेंट चालू जाता है जिससे हम कह सकते हैं मतलब औद्योगिक व्यवस्थाएं बदलती हैं। और फिर 1810 से 1910 से लेकर 1928 तक लगभग जो अमेरिका की इकोनॉमी थी वो 2.8% के हिसाब से आगे बढ़ती है। और फिर जब वर्ल्ड वार आता है तो वर्ल्ड वार के दौरान जब सभी देश युद्धों में लगे हुए थे तो 1917 तक, 14 में जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ 1917 तक हम ये देखते हैं कि भाई धीरे धीरे जो अमेरिका था वो वर्ल्ड वार में
शामिल नहीं था, मगर एक तरह से जो कहते हैं ना कि उत्पादन का सबसे बड़ा हब बन चुका था उसमें। और उत्पादन का सबसे बड़ा तो सप्लाई उसका जो उसमें से कहते हैं ना कि जो एक तरह से जो विदेशी व्यापार सबसे ज्यादा बड़ा उसमें अमेरिका का वो बढ़ता है, क्योंकि बाकी जो देश थे चाहे वो उसमें के जो सबसे महत्वपूर्ण जो औद्योगिक देश थे, फ्रांस और इंग्लैंड, चाहे जर्मनी और फिर एक तरह से इटली या फिर ऑस्ट्रिया, ये सारे देश एक तरह से युद्ध में उलझे हुए थे, उनका जो फोकस था वो सारा युद्ध के ऊपर था। तो ये चीज हमें दिखाई पड़ती है, तो इसमें एक तरह से मौका मिलता है। मगर वो कहते हैं ना कि 1929 में ये एक तरह से वो कहते हैं कि एक इतना बड़ा डिप्रेशन आया जिसको हम कहते हैं कि आर्थिक महामंदी, और उस आर्थिक महामंदी ने पूरे विश्व को अपने लपेट में ले लिया, जिसकी शुरुआत अमेरिका से होती है। और अमेरिका में जब इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट था, शेयर बाजार जो होता है, वो गिरता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो वी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज थी, यानी विनिर्माण उद्योग थे, वो इसका एक तरह से सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और जब तक ये कहते हैं चरम सीमा पर आता है, लोगों अमेरिका में इतना माल तैयार हो गया था, उसके रखने की भी जगह नहीं थी, यानी एक तरह से स्टोर करने की भी जगह वहां पर हमें नहीं दिखाई पड़ती उसकी। तो ये जो एक तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि एक तरह से अमेरिका अमेरिका एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है जहां पर लगता है कि जो औद्योगिक क्रांति वो आप सफल नहीं रही, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं मतलब भाई लोगों को दोबारा से वो पुराने जो आदिम जमाना था जब आदमी पाषाण युग में रहता था वहां पर जाने की बात करने लगे वो लोग। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो आर्थिक महामंदी थे, उस आर्थिक महामंदी का अर्थ ये होता है कि मतलब भाई आपके पास सामान तो तैयार है मगर खरीदने वाला नहीं, इन लोगों के पास पैसे ही नहीं खरीदने के लिए। तो ऐसी कंडीशन आती है, इस समय केवल एक देश था रूस, जो जहां पर ये आर्थिक महामंदी से वो प्रभावित नहीं होता है। उसका अपना जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं उसमें, जो बाद में भारत ने भी उनका एक तरह से अपना जब भारत आजाद हुआ तो रूस के इतिहास से ही हमने वो पंचवर्षीय योजनाएं ली थी, यानी 5 वर्ष में पूरा क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखना है, इकोनॉमी का किस सेक्टर पे क्या ध्यान देना है, वो चीजें थी। और एक तरह से ये देखने को मिलता है एक तरह से साम्यवाद जो था जो रूस का, वो औद्योगिक क्रांति का एक तरह से कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है कि हाँ एक विकल्प हो सकता है। तो ये चीजें सारी हमें देखने को मिलती हैं। और फिर जैसे जैसे एक तरह से हम कहते हैं ना कि जब एक तरह से 1929 के बाद और खासकर 32 और फिर 37 के बाद से अमेरिका दोबारा से उठना शुरू हो जाता है। और फिर 1939 में जो दूसरा युद्ध शुरू होता है, तो दूसरे युद्ध में भी एक तरह से अमेरिका के पास वो पहले वाला एक बड़ा मौका आ जाता है। और फिर 1941 के बाद फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई अमेरिका युद्ध में शामिल हो जाता है। और जब अमेरिका दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि तो बाकी जो देश थे यूरोप के, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, चाहे वो जीता हो चाहे हारा हो, सारे खत्म हो चुके थे आर्थिक रूप से या फिर संसाधनों के तरफ से। तो इस समय अमेरिका एक ऐसा देश था जो बाकी सभी देशों को लोन देता है उस समय पर। और अमेरिका की मतलब एक तरह से हम कहते हैं कि आर्थिक महाशक्ति के रूप में, उदय के रूप में एक तरह से एक महत्वपूर्ण बढ़ावा आ जाता है दूसरा विश्व युद्ध। और इस युद्ध के पश्चात फिर एक तरह से निर्विवाद रूप से दो शक्तियां रहती हैं, एक अमेरिका और दूसरी थी रूस। तो ये और फिर 1990 तक जब तक रूस का विघटन नहीं होता है तब तक दोनों के बीच में संघर्ष रहता है, कोल्ड वॉर जिसे हम कहते हैं इतिहास में। और इस इतिहास के बाद फिर हम कहते हैं जैसे रूस का विघटन होता है तो अमेरिका एक तरह से यूनिपोलर जो मतलब वर्ल्ड का एक तरह से नेता बन जाता है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका का जो इतिहास था किस तरह से वो आर्थिक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ता है। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। आगे भी आई समझ में? चलो ठीक है पिंकी, आगे।